साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, अगर आपके विरुद्ध सेक्शन 467, 468, 471 आईपीसी का मामला दर्ज है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहेंगे फॉर्जरी या फर्जकारी करना, तो उन लिटिगेंट्स को एक बड़ी राहत प्रदान करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और वो राहत क्या है, उस मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के अध्याय में। अध्याय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यदि हम ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो ये कंटेंट्स और जो लीगल पॉइंट्स हैं आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो मैं आज की बात को 5 भागों में बांटूंगा। पार्ट ए में मैं डिस्कस करूंगा जजमेंट का नाम, पार्ट बी में मैं डिस्कस करूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस, पार्ट सी में मैं डिस्कस करूंगा कॉन्टेंशंस, और पार्ट डी में मैं डिस्कस करूंगा लीगल पोजीशन विद कंक्लूजन, और अंतिम पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या है अगर आपके विरुद्ध फॉर्जरी का या चीटिंग का मामला दर्ज है। तो आप एक एक बात को समझिएगा और उसको अमल में लाइएगा ताकि आपके राइट्स अफेक्ट ना हो। मैं आपके अधिकारों की बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस के उन राइट्स की बात कर रहा हूँ जिनका गला प्रोसिक्यूशन के द्वारा दबाया जाता है या दबाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, सबसे पहले हम नोट करेंगे जजमेंट का नाम। जजमेंट का नाम है आर नागेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। नोट कर लिया आपने। जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और जजमेंट का डेट है 15 दिसंबर 2022। क्लियर हो गया? चले आगे चलिए साथियों, अब आते हैं मामले के फैक्ट्स के ऊपर, जो कि है पार्ट बी आज की वीडियो का सेगमेंट। द अपील इज एट द इंस्टेंस ऑफ ओरिजिनल अक्यूज्ड एंड इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर passed by Honorable High Court for the State of Telangana at Hyderabad dated 1st June 2021 in criminal miscellaneous petition number 4687 of 2020, by which the High Court declined to quash the criminal proceeding instituted against the appellant accused. At the instance of respondent number 2, the complainant, accordingly, the petition for quashing of the FIR has been rejected. तो साथियों, इस लाइन को पढ़ने से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि इस मामले के अंदर कंसर्न अक्यूज उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है अपील। पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील दाखिल नहीं होती है, आपको SLP फाइल करनी होती है। अगर SLP एडमिट होती है तो उससे कंसर्न मैटर को कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा एज अ रेगुलर अपील दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर सिविल का मैटर है तो ये सिविल अपील के रूप में दर्ज होगा, और अगर मैटर क्रिमिनल का है तो ये क्रिमिनल अपील के रूप में दर्ज होगा। इस मामले में क्या था कि जो FIR दर्ज हुई उसको क्वैश कराने के लिए पहले तो जो कंसर्न अक्यूज था ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, और इसके लिए जो बेसिक सेक्शन है वो है सेक्शन 482 ऑफ CRPC, जिसमें कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर कोई FIR अब्यूज ऑफ प्रोसेस है तो उस पर्सपेक्टिव में कोर्ट प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए कार्रवाई को रद्द कर सकता है। ठीक है जी। और 482 CRPC से लेकर कई फैसले भी मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ फैसले अक्यूज के पक्ष में हैं, कुछ खिलाफ हैं। पर मेरा कहना है कि जब भी आप 482 CRPC में जाएं तो आप 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को हमें कोर्ट नहीं करना है पिटिशन में। उन फैक्ट्स को कोर्ट करें जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं। अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स के अवलोकन से मामला नहीं बनता है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हाई कोर्ट में। क्लियर है जी। और यहाँ पर अक्यूज़ गया, सफलता नहीं मिली उसे, जिस कारण वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और उसकी जो कंसर्न SLP है वो दर्ज हुई और मामला क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट किया गया। ये मोटी मोटी बात आपको समझनी है। क्लियर है? चलें आगे चलिए। अब इसके फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है। This litigation highlights one of the most perfunctory investigation at the hand of the police, कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन उसका जो प्रोसेस है उसका दुरुपयोग किया है पुलिस के द्वारा। इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा हाईलाइट पोजीशन रखी गई बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लिटिगेशन इज एन ओपन प्लॉट एट measuring 3 to 1 square yards situated at district Ranga Reddy, state of Telangana. The complainant claimed to be the lawful owner of the said plot. It is not in dispute that original complainant had purchased the said plot of land by the virtue of sale deed executed in his favor, bearing registration number 102/2008 dated 9th of May 2008.
तो साथियों यहाँ पर आप जब फैक्ट्स को पढ़ना शुरू करें तो आपको एक बात जो है क्लियर हो गई कि सबसे पहले जो पुलिस की लचर व्यवस्था है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है रेस किया गया, और इसके अलावा ये स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लॉट है और ये प्लॉट जो है परिवादी का है, जो परिवादी ने किसी पर्टिकुलर डेट पर ख़रीदा है, और ये प्लॉट की जो सेल डीड है वो रजिस्टर्ड भी हुई है, और प्लॉट का साइज़ जो है वो 321 स्क्वायर यार्ड्स है, और ये सारे फैक्ट जो है ये अनडिस्प्यूटेड है। ये आप जो है नोट कर लो। इन द प्रेजेंट केस एट हैंड, द केस ऑफ कंप्लेनेंट इज दैट, केस क्या है परिवादी का, द सेल डीड डेटेड 9th of May 2008 इज कंसर्न द अपीलेंट हियर इन इज वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस, कि यहाँ पर जो सेल डीड है 9 मई 2008 की, उसमें जो कंसर्न अक्यूज है ये अटेस्टिंग विटनेस है। द अपीलेंट हियर इन ऑल्सो हैपन्स टू बी द कज़न ऑफ द कंप्लेनेंट, और जो ये अपीलेंट है ये कज़न है परिवादी का। It is a case of the complainant that all the original document of the plot in question remained in possession of the appellant, कि जो इस प्लॉट के ओरिजिनल पेपर से ये पोजेशन में थे अक्यूज अपीलेंट के। एज नेसेसरी परमिशन फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटी इज टू बी ऑप्टेन, ताकि जो नेसेसरी परमिशन होती है वो नियमानुसार जो है ऑप्टेन की जा सके। इट इज़ अ केस ऑफ द कंप्लेनेंट दैट वन फाइन डे ही केम टू नो दैट, और उसका कहना है कि एक दिन उसे मालूम पड़ा कि द प्लॉट इन क्वेश्चन हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ श्रीमती कल्पना यादव रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और उसको ये मालूम पड़ा कि जो उसका प्लॉट था वो किसी कल्पना यादव जो कि यूएसए की निवासी है उसके हक में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ट्रांसफ़र जो है बाय द वे ऑफ सेल डीड हुआ, जो कि एग्जीक्यूटेड किया कंप्लेनेंट ने इन द फेवर ऑफ कल्पना यादव। यहाँ पर जो सेल डीड है वो यद्यपि परिवादी के द्वारा कंसेंट कल्पना यादव के पक्ष में है, पर इस पर कॉन्टेंशन क्या आएगा परिवादी का कि मैंने ये सेल डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं करी है। क्लियर है, वो अपन पढ़ेंगे अपन आगे अभी। इन द सेल डीड द अपीलेंट हियर इन इज शोन एज वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस, और जो ये वर्तमान सेल डीड है जो कल्पना यादव के नाम पर है उसमें अक्यूज अपीलेंट जो है अटेस्टिंग विटनेस है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज़ एग्जीक्यूटेड एनी सेल डीड इन फेवर ऑफ कल्पना यादव, उसका कहना कि मैंने कल्पना यादव के नाम पर कोई सेल डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं करी है, और बोगस और कॉन्कॉक्टेड सेल डीड जो है ये क्रिएट की गई है, और अपीलेंट जो है इन कॉल्यूजन है विद कल्पना यादव। और इसके अलावा इस पूरे कार्रवाई में प्रमीला यादव और मिस्टर आर रागेंद्र यादव जो है आपस में मिले हुए हैं। इनका कहना है कि हिज सिग्नेचर ऑन द एलिस्ड डीड हैज़ बिन फॉर्ज, उसका कहना है कि मेरे साइन जो है यहाँ पर नहीं है, साइनों की फॉर्जरी की गई है, और इन सब लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी उसके लिए। उसने फिर इस संबंध में एक परिवाद जो है पेश किया बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ने जो है यहाँ पर एफआईआर के आदेश किए, जिस पर एफआईआर सेक्शन 120B, सेक्शन 420, सेक्शन 468, सेक्शन 471 ऑफ आईपीसी जो है रजिस्टर्ड की गई। साथियों यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो है रखा गया, इट अपीयर्स दैट द लर्नड मजिस्ट्रेट थॉट फिट टू पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस to undertake the investigation under section 156(3) of CRPC, and the sub-inspector of police carried out the investigation and filed charge sheet only against the appellant herein। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी इस केस में कि मैटर जो है इन्वेस्टिगेट हुआ, कई लोग जो है इसमें नामजद थे, उसके बावजूद भी केवल कंसर्न जो अक्यूज अपीलेंट था उसको जो है पार्टी बनाया गया और बाकी को जो है ड्रॉप कर दिया गया। द अदर पर्सन नेम्ड अबव हैज़ बिन ड्रॉप्ड एंड नॉट एडेड एज एन अक्यूज्ड, उन्हें जो है अक्यूज नहीं माना गया। एट द एंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द ओरिजिनल अक्यूज नंबर 1, और यहाँ पर आईओ का ये कंक्लूजन है कि कल्पना यादव जो कि अक्यूज नंबर 1 है और प्रमिला यादव जो कि अक्यूज नंबर 2 है, ये बोनाफाइड परचेजर हैं, और इनको जो है कोई भी जानकारी इस तरह से नहीं थी कि ये डीड जो है वो फॉर्ज है या कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। According to the investigating agency, the person who actually impersoned the complainant before the sub-registrar at the time of registration of the disputed sale deed found to be unknown person, और उसका कहना यह है कि जिसने कंसेंट परिवादी के स्थान पर जाकर सिग्नेचर किए और डीड जो है एग्जीक्यूट करी वो हमें आज तक पकड़ में नहीं आ रहा है, वो एक अननोन पर्सन है, और ये फैक्ट है अनकॉन्ट्रोवर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। The record further reveals that the complainant later in point of time also instituted original suit number 1343 of 2016 in the court of district judge Ranga Reddy
सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। और इसके अलावा जो कंसर्न परिवादी है उसने एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया है और उसका कहना है कि सेल डीड जो है वो कैंसिल की जाए। और ये सूट जो है फाइल किया गया दिसंबर 16 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बाद जो है ये केस फाइल किया गया है। इन सिविल सूट द अपीलेंट हियर इन हैज़ बिन इम्प्लीडेड एज डिफेंडेंट नंबर 3। और उसमें कंसर्न अक्यूज अपीलेंट को जो है डिफेंडेंट नंबर 3 के रूप में जो है अरे किया गया है। और यही केस अक्सर होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे अक्सर कोर्ट के अंदर। ठीक है जी। द क्रिमिनल केस एज वेल एज सिविल केस कैन गो टुगेदर, ये हम सब जानते हैं। बट यहाँ पर एनालॉजी क्या कि बोथ द केसेस आर पेंडिंग इन द कंसर्न कोर्ट। उसके बाद अपीलेंट अक्यूज जो है बिफोर हाई कोर्ट गया और उसने 482 CRPC की अर्जी फाइल करी और इस अर्जी को जो है एडिटेड करने से कोर्ट ने मना कर दिया और अल्टीमेटली उसकी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने ये सारे पॉइंट जो है रखे। अब यहाँ पर शुरू होते हैं कंटेंशंस एंड विद एनालिसिस। यहाँ पर कोर्ट ने रेस्पेक्टिव एडवोकेट्स को जो है सुना। एज स्टेटेड अर्लियर द पुलिस कुड बी सेड टू हैव अ मॉकरी ऑफ द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो है मजाक बना के रख दिया है। When it is a specific case of the original complainant that at no point of time he had executed the disputed sale deed and his signature on the deed has been forged, then the first thing the police should have done was to obtain the specimen handwriting of the complainant so as to compare with the disputed signature on the sale deed through a handwriting expert। कि जब कंटेंशन ये है परिवादी कि उसके साइन जो है वो फॉर्ज हैं, तो वहाँ पर कर्तव्य था पुलिस का कि डॉक्यूमेंट पर एक्सपर्ट की राय के लिए जो कंसर्न परिवादी है उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर को जो है वो ले लेते हैं। ये नहीं लिया गया। वी आर इन्फॉर्म दैट एज ऑन डेट देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ हैंड राइटिंग एस, पर अभी भी इस केस में कोई भी एक्सपर्ट रिपोर्ट जो है रिगार्डिंग जेन्युइननेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑट टू हैव डन इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर द सेल कंसिडरेशन हैड बीन पेड टू द परचेजर ऑफ डिस्प्यूटेड प्लॉट और नॉट, कि जो सेल कंसिडरेशन अमाउंट है ये परिवादी को पेड हुआ या नहीं हुआ। इफ़ द सेल डीड कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड देन इन वॉट मैनर, और अगर पे हुआ है तो किस हद तक जो है पे हुआ है। देयर इज़ नथिंग ऑन द रिकॉर्ड इन दिस रिगार्ड। वी फेल टू अंडरस्टैंड ऑन वॉट बेसिस द पुलिस हैड फाइल्ड द चार्जशीट। इफ इट इज़ द केस ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेनेंट दैट अ कॉन्स्पिरेसी वॉज हैज्ड, then in such circumstances why the other accused has been dropped by stating that they are bona fide and they are acting without any notice। तो कुल मिला के 2 पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये पॉइंट अनकॉन्ट्रोवर्टेड थे कि परिवादी के स्पेसिमेन नहीं लिए और डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट से जो है उनको मिलान नहीं किया गया। और अक्सर ऐसा कई बार होता है साथियों कि जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है उस पर साइन लिए रहते हैं एक्सपर्ट ही, जब उसका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज है और इन लोगों के द्वारा फॉर्जरी की गई है तो वहाँ पर अक्यूज के स्पेसिमेन भी लेने चाहिए। ठीक है जी। और इस केस में कोर्ट ने एम्फेसाइज करा कि जो साइन थे परिवादी के क्यों नहीं लिए गए। और दूसरी बात, जहाँ मामला कॉन्स्पिरेसी का है तो जो अदर 3 अक्यूज हैं उन्हें क्यों ड्रॉप कर दिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड थे और कोर्ट ने लिखा कि जब ये स्थितियाँ नेगेटिव हैं देन ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर आपने जो है चार्जशीट को फाइल किया। एज ऑन डेट देयर इज़ नो कन्विंसिंग लीगल एविडेंस, कि कोई कन्विंसिंग लीगल एविडेंस फाइल पे नहीं है कि क्यों हम अक्यूज को जो है ट्रायल पर डालें। सिंस द परचेजर ऑफ द प्लॉट इन क्वेश्चन एंड अदर हैव बीन एरेड एज एन अक्यूज, कि जो प्लॉट का परचेजर है और अदर जो है एरेड हुए हैं एज अक्यूज, द एंटायर थ्योरी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, जिस कारण जो एंटायर थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी की वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू दैट द स्टैंड ऑफ द अपीलेंट देयरइन इज़ वेरी मच क्लियर दैट it is a complainant who executed the sale deed in favor of Kalpana Yadav for the sale consideration as shown in the sale deed as per his own will, and in the said sale deed he attested the signature of the concerned vendor, it means the original complainant। उसका कहना ये है कि ये जो सेल डीड है ये मैंने नहीं करी है, ये अक्यूज या वेंडर ने करी है इन फेवर ऑफ द कंसर्न परचेजर, जो कि है कल्पना यादव, और मैंने तो केवल इस कंसर्न सेल डीड में जो कंसर्न वेंडर है या परिवादी है उसके साइन को जो है अटैच किया है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है और ना ही मैं इस केस में जो है लाभार्थी हूँ। इट अपीयर्स दैट द अफोरसेड एस्पेक्ट ऑफ मैटर हैज़ बीन ओवरलुक्ड बाय द हाई कोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ओवरलुक किया गया। वी आर कॉन्शियस ऑफ फैक्ट दैट पर फंक्शनरी इन्वेस्टिगेशन कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू क्वेश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इधर टू एक्विट द अक्यूज, कि अगर गलत इन्वेस्टिगेशन भी है तो ये प्रोसीडिंग क्वेश करने का या अक्यूज को एक्विट करने का आधार नहीं हो सकती।
पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पक्षकारों के बच सिविल सूट चल रहे हैं और सिविल सूट जो है अभी तक पेंडिंग है, और वहाँ पर परिवादी का कहना यह है कि कोई सेल डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और कंटेंशन जो है अपीलांट का या अक्यूज का कि सेल डीड जो है एग्जीक्यूट की गई है। अब ये मैटर जो है सिविल कोर्ट को तय करना है कि सेल डीड जो है एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है, और इसमें एविडेंस जो है लीड की जानी है, और मैटर जो है सब जुडाइस है बिफोर सिविल कोर्ट। एट दिस जंक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली इन द particular facts and circumstances, it would not be proper to permit the criminal prosecution when there is no appropriate allegation on the record regarding the forgery of sale deed। जिस कारण इस स्टेज पर हम किसी भी रूप में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली तब जब रिकॉर्ड पर कोई स्पेसिफिक कंटेंशन नहीं है फॉर्जरी का। द क्वेश्चन विल हैव टू बी डिसाइडेड, और ये क्वेश्चन डिसाइड करेगी सिविल कोर्ट, और अगर सिविल कोर्ट जो है आंसर तय करती है अफर्मेटिव में, तो उसके बाद ये कंसर्न परिवादी जो है ये प्रोसिक्यूट कर पाएगा कि उसको एज पर लॉ। कोर्ट ने क्या लिखा? एट द स्टेज वी कोट द फॉलोइंग रिलेवेंट पैराग्राफ ऑफ डिस्प्यूटेड सेल डीड। कोर्ट ने यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड सेल डीड है उसका एक पर्टिकुलर पैरा जो है वो कोट किया, ताकि ट्रांजेक्शन को जो है वो हाईलाइट कर सकें। कोर्ट ने लिखा है कि अगर हम सेल डीड को देखें तो ऐसा लगता है कि जो परचेजर है उसने लोन लिया है एक्सिस बैंक से फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेजिंग द सेट प्लॉट। इस प्लॉट को खरीदने के लिए द पुलिस शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड वेदर द अमाउंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट वॉज पेड बाय एक्सिस बैंक डायरेक्टली टू द कंप्लेनेंट और नॉट, ताकि फैक्ट्स में जो है क्लियरिटी आ सके। बट ऐसे कोई क्लियरिटी जो है यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। ठीक है जी, और ये एस्पेक्ट जो है सिविल सूट में भी जो है तय किया जाना है, क्योंकि देखो अगर आप बैंक से लोन लोगे इस समय, तो पहले क्या था सिस्टम कि बैंक जो है खाते में डालता था पैसे आपके, फिर आप फर्दर जो है प्रोसेस कर रहे हो। बट अब ये पैटर्न चेंज है। अब कंसर्न जो परिवादी है या कंसर्न वेंडर है, हम जो कह लें, उसके खाते में तो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे बाय द वे ऑफ RTGS, या उसके नाम का जो है चेक बना देंगे, तो वहाँ पर सिक्योर ट्रांजेक्शन जो है बैंक के पार्ट पे रहता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सेल डीड हो जाने के बाद जो कंसर्न सेल डीड की कॉपी है उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है साथ में ली जाती है, और कंसर्न वेंडर को और कंसर्न परचेजर को जो है बुलाया रहता है, उसके साइन लिए रहते हैं, और उसके बाद जो है 4 से 5 दिन बाद वो चेक जो है हैंडओवर किया रहता है, और उस चेक की भी फोटोकॉपी पर कंसर्न वेंडर और परचेजर के साइन लिए रहते हैं। तो एक पुख्ता बैंकिंग सिस्टम ने इतने बड़े अपराध से कंसर्न अक्यूज को जो है सेव कर लिया। ठीक है जी, तो इसको भी जो है हमें दिमाग में रख के चलना है, इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, तो ये अब हमारे पार्ट नंबर C पे और D पे कंक्लूड करते हुए कि कोर्ट ने 482 के पर्सपेक्टिव में क्या लिखा कि हाई कोर्ट को जो है कॉशियस होना चाहिए, हालांकि ये पावर स्पेरिंगली जो है एक्सरसाइज करनी है टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। बट अगर परिवादी का कंप्लेंट जो है कोई प्रथम दृष्टया मामला डिस्क्लोज ही नहीं करता है, और जहाँ पर प्रोसीडिंग कंटिन्यू करना अक्यूज़ के अधिकारों को अफेक्ट करने वाला है और प्रोसेस का अब्यूज़ है, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स को जो है रद्द कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने अपील को अलाउ करते हुए प्रोसीडिंग को जो है रद्द करने के ऑर्डर किए। बट यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने कहा डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, इसका फैक्ट तय करेगा सिविल कोर्ट। जब तक मामला सिविल कोर्ट में जो है पेंडिंग है, उस पर्सपेक्टिव में कोई भी फॉर्जरी का ग्राउंड लेकर हम अक्यूज़ को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। पर जो भी आउटकम होगा सिविल सूट का, उसके बाद ही कंसर्न अक्यूज़ को जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि आपके विरुद्ध फॉर्जरी का मैटर दर्ज हो जाते हैं और आप कहते हो कि आप बोनाफाइड हो, तो आपको सबसे पहले डालना है सिविल सूट, और अगर कंसर्न परिवादी के द्वारा सिविल सूट डाल दिया गया है तो उसको हैवीली कंटेस्ट करना है। और इसके अलावा एक प्रॉपर मेमोरेंडम सौंपना है पुलिस को बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द पॉइंट्स। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है या उसमें वो पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, तो यदि हम आगे कोर्ट में जाते हैं या कंसर्न हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो पॉइंट जो है एफिशिएंटली कंसिडर करते हुए आपके विरुद्ध नो कॉर्सिव एक्शन या इन पॉइंट को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर किए जाएंगे। साथियों, मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का आधार है। अगर इन्वेस्टिगेशन में ही डिफेक्ट्स होंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अनफेयर है, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो केवल और केवल फैक्ट्स पे जाने की बजाय सबसे पहले काम करो प्रोसीजर पे, और प्रोसीजर की बेस के ऊपर जो है फैक्ट्स को रखो, तो आपको कहीं जो है दिक्कत नहीं आनी है। और अपराध की स्थिति कितने ही बड़ी हो और कितना ही गंभीर आरोप आपके ऊपर हो, पर अगर आप एज़ पर लॉ सही काम कर रहे हो, आपका प्रोसीजर ट्रैक करेक्ट है, उस पर फैक्ट्स सही बिल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है। तो घबराएं नहीं, केवल और केवल कंसेप्चुअली करेक्ट रहें, अपना एक प्रॉपर बेस वर्क करें और उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें।
अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग सीधा जो है हाई कोर्ट रश करने की सोचते हो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट तो फाइल पर है, आपका काउंटर डॉक्यूमेंट फाइल पर क्या है, और इसके अलावा जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है उस पर जोड़ दो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब कानून ये भी है कि आप बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर भी फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हो, और डिस्पोजल जो है इसमें फास्ट होगा, और आपको हाई कोर्ट जाने का जो है चक्कर बच जाएगा। और हाई कोर्ट जाना ही पड़ा तो आप ये कह सकते हो कि साहब कंसर्न मजिस्ट्रेट ने भी जो है माइंड अप्लाई नहीं करा, और जो हमने फैक्ट्स रखे, खासकर अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स, उसकी लाइट में कोई भी स्नैरियो को, जो प्रोसीजर स्नैरियो था, उसे कंसिडर नहीं किया गया, तो वहाँ पर आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो घबराएं नहीं, हिम्मत से लड़ें, निश्चित तौर पर जो है हम जीतेंगे। साथियों, ये वीडियो जो बनाता हूँ मैं, ये आपके अधिकारों को लेकर है, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ वॉइस ऑफ डिफेंस में। मैं प्रोसिक्यूशंस को लड़ना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि डिफेंस जो है जीतना चाहिए। तो साथियों, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपको एनलाइटन करती है, कंसेप्चुअली बूस्टअप करती हैं, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि कोई ज़रूरतमंद हो, उसको कोई पॉइंट अगर आपके द्वारा मिल जाएगा, या इस स्टेज से या इस मंच से मिल जाएगा, तो काफ़ी हेल्प जो है उसकी हो जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।